when an aspiring Prime Minister took on the Prime Minister of the country in a no-holds-barred face-off. One spoke from the heart of India's power centre at Red Fort, while the other spoke from a relatively unknown Lallan College in Kutch Desert. Prime Minister Manmohan Singh applauded UPA for the various schemes launched for the betterment of the nation and highlighted the importance and need of food security bill. But BJP's poll campaign chief Narendra Modi launched a point-by-point scathing attack on Manmohan Singh from Lallan College in Bhuj, slamming him for misguiding the nation. Let's take a listen. 2004 के बाद गरीबी कम होने की गति तेज हुई है। कई ऐसे राज्य जो बहुत समय से पिछड़े माने जाते थे और जिनमें कुछ को बीमारू कहा जाता था, आज तेजी से विकास कर रहे हैं। हम चाहते थे कि आज प्रधानमंत्री जी के लाल किले के भाषण से हमें कोई अच्छा संदेश मिले, लेकिन मैं बहुत निराश हो गया और सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान निराश हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। सभी सरकारों ने किए हुए काम, उसी के कारण देश आज यहां पहुंचा है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी लाल किले पर से अपने भाषण में आप सिर्फ एक परिवार का स्मरण करते हो। ये भी कोशिश रही है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी दोस्ती बढ़े, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सरजमीन और अपने नियंत्रण वाली जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए न होने दे। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि सहन शक्ति की भी सीमा होती है। राष्ट्रपति अपने स्तर पर एक बहुत ही गंभीर संकेत दिया है। मैं आशा करता था कि आज प्रधानमंत्री जी लाल किले से राष्ट्रपति जी ने ये जो चिंता व्यक्त की है उसका सही प्रतिसाद देते, लेकिन पता नहीं क्यों आज प्रधानमंत्री जी से ये बात सुनने को न मिली। अभी कुछ दिन पहले हमने फूड सिक्योरिटी कानून बनाने की दिशा में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल अब संसद के सामने है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पास हो जाएगा। इस कानून का फायदा हमारे गांव की 75% और शहरों की आधी आबादी को पहुंचेगा। इसके तहत 81 करोड़ भारतीयों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपया प्रति किलो मोटा अनाज मिल पाएगा। ये दुनिया भर में इस तरह का सबसे बड़ा प्रयास है। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि फूड सिक्योरिटी बिल में बहुत कमियां हैं, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। हमने बिल का विरोध नहीं किया है, लेकिन उसकी जो कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने का आपका दायित्व होता है। आप उसकी चर्चा करने को तैयार नहीं हो देती है, तो आपका कानून क्या नया लेके आया? इतना ही नहीं, अंत्योदय अन्न योजना में आपका कानून किसी भी प्रकार से न संख्या में वृद्धि करता है, न जत्थे में वृद्धि करता है, न उसकी कीमत में कटौती करता है। और फिर आप कहते हैं गरीब के लिए फूड सिक्योरिटी लाए। आज उत्तराखंड की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारा देश उनके साथ है। हमारी सरकार जल्द से जल्द लोगों के उजड़े हुए घर दोबारा बसाने और बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है। इस देश के 125 करोड़ नागरिकों का भी जिक्र करते हैं जो उत्तराखंड के पीड़ितों के साथ थे। हर एक ने अपनी बुद्धि, शक्ति, क्षमता के अनुसार हर देशवासी ने उत्तराखंड की मदद करने का प्रयास किया था। कभी उनका भी तो जिक्र करना चाहिए था।
And that's not all. Narendra Modi openly dared Prime Minister Manmohan Singh to compare the nation's development with that of Gujarat. However, this doesn't seem to have gone down too well with the politicians there who are criticizing Modi's over-ambitious statements. प्रधानमंत्री जी, मैं आह्वान करता हूं, आइए, इतना बड़ा हिंदुस्तान का कारोबार आपके पास है, हम एक छोटे से राज्य का कारोबार चलाते हैं। आइए, गुजरात और दिल्ली की स्पर्धा हो जाए, विकास की स्पर्धा हो। आप विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हमारी कमियां भी बाहर आए, आपकी अच्छाइयां भले बाहर आए, लेकिन देश में एक तंदुरुस्त माहौल बनेगा, विकास की चर्चा होगी, कौन राज्य पीछे रह गया, कौन इलाका पीछे रह गया, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। आज आजादी के इतने वर्षों के बाद सबसे अधिक अगर स्पर्धा करने की आवश्यकता है, तो वो स्पर्धा करने की आवश्यकता है विकास की। सबसे अधिक स्पर्धा करने की आवश्यकता है तो सुशासन की, गुड गवर्नेंस। I think the Prime Minister has been very dignified in his speech from the Red Fort, as is his usual style. And I think people, before criticizing, must realize that, the country is going through very difficult times. We've just had a major tragedy in Uttarakhand. We've had a naval tragedy. We are having tension on the borders. There are a number of internal issues. Despite the downturn in the economy, I think the government has been managing affairs very well. And I think this is to the credit of the Prime Minister and the government. And it's easy for Mr. Narendra Modi to criticize without understanding the depth of the issues. देश की सुरक्षा दो आज पूरे देश को आंदोलित कर रहा है। इस प्रकार से पाकिस्तान भारत पर निरंतर प्रहार कर रहा है, इस प्रकार से पाकिस्तान उत्पात मचा रहा है, आतंक को समर्थन दे रहा है, दूर दूर तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री खुद स्वयं आर्थिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन देश के बदहाल आर्थिक व्यवस्था, चरमराए हुए आर्थिक व्यवस्था, इस पर उन्होंने दूर तक कोई टिप्पणी नहीं की। देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह से इससे बेहतर कुछ और उम्मीद नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कैसे चुनौती देता है, कहाँ राजा भूत कहाँ गंगा तेली। प्रधानमंत्रियों को बताएं कि सभी प्रधानमंत्रियों ने बात की। अब क्योंकि उन प्रधानमंत्रियों का उन्होंने जिक्र किया जिनको ज्यादा समय तक उन्होंने सरकार चलाई है। जाहिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे ज्यादा देर तक सरकार चलाई और इंदिरा जी ने देर तक चलाई, तो उनका उल्लेख करना तो स्वाभाविक बनता है। अपोजिशन में जो जिसको मर्जी आती है वो कहती है। अब किसी का मुंह कैसे बंद कर सकती है, और किसी के पास अगर कोई योजना नहीं हो, कोई प्रोग्राम नहीं हो और खाली धर्म के नाम पर राजनीति करें और फिर आगे बढ़ें, उसमें हम क्या कर सकते हैं। And even as we celebrate being a secular democracy, Hindus and Sikhs from Pakistan who have fled persecution, rape and forced conversion and taken refuge in India are still waiting for the promise of India to be fully delivered onto them. NewsX brings you a special series of reports on them from our border states where they are waiting to turn complete Indians. Let's get you started with the first report that we're bringing you now. This independence, when we celebrate our freedom, there are a few people who have been living in India for the past 15 years and are still fighting for their identity. NewsX takes a look at their life, a look at nowhere Hindus and Sikhs who are victimized in Pakistan and are not adopted by India yet. They had waited for years, so when the opportunity came, they took it, even if it meant leaving behind their friends and neighbors, brothers and husbands. 52-year-old Saran Singh still remembers that fateful night when he was forced to run away from Pakistan. He, along with his family, had to run away, leaving his elder brother behind. Living now in Amritsar, where he works as a scrap dealer, he is hesitant to talk about the atrocities and minorities in Pakistan because he fears for his brother's safety. देखो वहाँ के हालात तो सब दुनिया को पता है, हालात वहाँ के ठीक है नहीं, माहौल ठीक है नहीं। तो हम पहले भी जो आए थे, चलो हम बच्चे की लाइफ बन जाए, बच्चों की वहाँ पढ़ाई नहीं थी, रिश्ते की प्रॉब्लम थी, रिश्तेदारी कम थी।
Saran Singh, however, has no hesitation when he talks about the trouble he's been facing here in India. His 7 different passports and 35 passports of his family members tell a story of his struggle and determination to get Indian citizenship. Having to return to Pakistan after every 2 to 3 years to get a new passport, he's angry at the ease at which Bangladeshi Muslims have been given Indian citizenship and how the Sikhs and Hindus from Pakistan are still having to fight a long legal battle. 14-15 साल से ऊपर हो गए हमको आए हुए। 14-15 साल के बाद किसी को सजा भी हो जाए वो भी माफ हो जाती है, लेकिन हमारी सजा माफ नहीं हुई। हम वहाँ भी गुलाम थे और यहाँ भी गुलाम है। वहाँ भी सिटीजनशिप नहीं थी हमारी और यहाँ भी नहीं है। हम करें तो क्या करें और कहाँ जाए? सानू ये थी दिक्कत है कि ना पासपोर्ट बनाने दी जाए से तो साडे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, ऊपर साडे दुकान दा काम खराब हो जाता, कारोबार च बड़ा फर्क पै जाता है। सानू दूसरा कार छड़ के जाना, उधर आके सानू बच्चों दी ट्यूशनां रखाणियां पैंदियां, बच्चों दी पढ़ाई कंप्लीट करानी पैंदी है ते नाले असीं साडी आमदनी नहीं हैगी जिथे असीं उधर जाके असीं पासपोर्टां ते पैसे वेस्ट करदे हां। Saran Singh is not alone. Thousands of Sikhs and Hindus were forced to leave Pakistan to escape religious persecution and poverty. Shiv, along with his father, sister and mother, had to leave everything behind. Now in India, every year Shiv has to go to Delhi to renew his visa. Not being a citizen, he cannot get a proper job. But whatever little he earns, he has to spend it on visa formalities and bribing officers. Shiv could not complete his studies in India as he is not a citizen of India. But for him and his sister, this is still a better place than Pakistan. पाकिस्तान में नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जहाँ भी जाओ हम अकेले नहीं जा सकते थे। इवन देन अगर 2 कदम की दूरी हो तो भी हमें अकेला नहीं जाने देते थे। Amritsar Transport Nagar is full of refugees who have migrated to India, naturalized as citizens as well as those who continue to wait for citizenship. They do odd jobs to eke out a living, but the conditions in which these migrants live are deplorable. And while they are happy to be out of Pakistan, they are still angry with Indian government for not helping them. सर इंडियन कानून के मुताबिक 7 साल के बाद ही नेशनलिटी मिलती है, लेकिन हमें कोई 16-17 साल हो गए अभी तक कोई नेशनलिटी नहीं मिली। 3 बार अप्लाई कर चुके हैं हम। मेरे पेरेंट्स ने 2 बार की, 1 बार मैंने अप्लाई की, लेकिन अभी तक कोई उसका जवाब नहीं है हमें पीछे से। With neither their life nor their property safe in the neighboring country, Pakistani Hindus have been fleeing for their life. Their heart-rending tales have now turned into a chorus. However, the Indian government does not seem to show any urgency in taking any step to rush to their aid, and refugees are helpless as they have neither numbers nor the political clout to protect themselves. Most of the refugees who have come across from Pakistan work here at Transport Nagar, Amritsar as scrap dealers. They have to face a lot of difficulties from filing of income tax return to police verifications because they don't have any Indian identity. This is Vishal Monga, News X, Amritsar. So there you are, Hindus and Sikhs facing atrocities in Pakistan. When they come back to India, here also it's no better. Keep watching News X as we bring you more stories of such people who are still awaiting the promise of secular India to be delivered to them. Let's get you more now. Let's take a look at how the different states are celebrating the Independence Day today. For Tamil Nadu, Tamil Nadu celebrates Independence Day as Chief Minister Jayalalitha hoisted the flag in Chennai. Jayalalitha greeted people of the state on the 67th Independence Day and wished for the state's development. India's financial capital Mumbai also celebrated 66 years of independence. Chief Minister Ashok Chavan hoisted the flag followed by national anthem. Prithviraj Chavan there hoisted the flag. Now Chavan congratulated people of Maharashtra on Independence Day. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan also hoisted the flag in capital Bhopal. He attended the Independence Day parade and addressed the people of the state.
And Bihar Chief Minister Nitish Kumar also celebrated the Independence Day in his state. Nitish unfurled the flag followed by his speech. In his Independence Day address, Nitish once again demanded the special status for his state, Bihar.